अभी कैंसर तो आजकल इतना कॉमन हो गया है कि ऑलमोस्ट एवरी 10 में से 2 to 3 पीपल आर गेटिंग कैंसर्स। कैंसर आजकल क्यूरेबल है। व्हाट एग्जैक्टली कैंसर इज सर? से वो स्प्रेड ऐसा होता है, उसकी वजह से उसको कैंसर ऐसा शब्द बोलते हैं। व्हाई इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट कैंसर, या उसका अवेयरनेस क्यों जरूरी है सर? तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगा क्योर रेट्स कम होते हो जाएंगे। जाएंगे। क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल जैसे कॉमनली? 3 अलग अलग ट्रीटमेंट्स है। मेरे फैमिली में है तो मुझे भी होगा, 100% नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट हेल्थ पावर्ड बाय वैदिक न्यूट्राकेयर। जैसे कि आपको पता है कि हम हर पॉडकास्ट में एक लाइफस्टाइल डिसीजेस या किसी भी मेडिकल कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट कॉमन आजकल दिखाई दे रहा है, दैट इज़ कैंसर। तो आज हमारे साथ हमारे स्पेशल एक्सपर्ट गेस्ट है डॉक्टर अभिनंदन हंजी, जिनको 15 ईयर्स का सर्जरी एक्सपीरियंस है एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिनोड कैंसर स्पेशलिस्ट इन द सिटी ऑफ द बेलगाम। वेलकम यू सर टू माय पॉडकास्ट। सो सर, अभी कैंसर तो आजकल इतना कॉमन हो गया है कि ऑलमोस्ट एवरी 10 में से 2 to 3 पीपल आर गेटिंग कैंसर्स इन रिसेंट स्टडी वट एवर दे हैव डन। एंड 2009 से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। सो 2009 टिल डेट अभी 2025 चल रहा है, तो क्या डिफरेंस दिखाई देता है सर आपको इन कैंसर केसेस एंड उसके अवेयरनेस के बारे में? डेफिनेटली कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये भी देखा जा रहा है कि अभी लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है, इसलिए वो भी एक कारण है बढ़ने का। दूसरी बात यह है कि हम ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा कर रहे हैं, हर एक चीज़ की जांच ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह से भी कैंसर जो पहले डिटेक्ट नहीं होते थे वो भी आजकल जल्दी डिटेक्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कैंसर डिटेक्शन, मतलब कैंसर के केसेस ज़्यादा होने का। और एक कैंसर एक लाइफस्टाइल डिसीज़ बन गया है। बेसिकली बहुत सारे रीजंस है जिनकी वजह से कैंसर केसेस राइज में है। तो उस वजह से मतलब कह सकते हैं कि कंपेयर टू अभी गए 15-16 साल में जो देख रहा हूँ, उसमें अभी जो कैंसर में जैसे स्टेजेस रहते हैं, हर एक कैंसर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज, ऐसे 4 स्टेजेस रहते हैं। तो पहले के ज़माने में एडवांस्ड केसेस बहुत आते थे, एडवांस केसेस ज़्यादा रहते थे। पर आजकल फर्स्ट एंड सेकंड अवेयरनेस की वजह से एडवांस केसेस अभी भी है, पर कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करेंगे तो 2009 से कंपेयर करेंगे तो अभी थोड़ा सा मतलब अर्ली स्टेजेस में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है। एक रीज़न डर की वजह से भी है। दूसरी बात यह है कि लोगों में अवेयरनेस है, लोग आजकल सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा जानकार बन गए। तो इसलिए ज़्यादातर लोग आते ये कंफर्म करने के लिए कि मुझे कैंसर तो नहीं है, ऐसे डर की वजह से ये है। पर आजकल ऐसा नहीं है। पहले के ज़माने में कैंसर हो गया तो फिर बात ही ख़त्म, ऐसा था। पर आजकल कैंसर इज इक्वल टू कैंसल ऐसा बोला जाता था। पर आजकल ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो गए रिसर्च की वजह से। कैंसर आजकल क्यूरेबल है, हर एक कैंसर क्यूरेबल है। मैं तो कहूँगा कि ऑल कैंसर्स आर क्यूरेबल। सिर्फ ये है कि उसके डायग्नोसिस जो है, अर्ली डायग्नोसिस ज़रूरी है एंड सही ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। राइट। ओके। जितना जल्दी हम कैंसर को डिटेक्ट करेंगे उतना क्योर रेट ज़्यादा है, क्योर रेट ज़्यादा रहेगा। सो व्हाट एग्जैक्टली कैंसर इज सर? कैंसर मतलब क्या है? बेसिक से हम स्टार्ट करना चाहेंगे तो मतलब कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है? अगर हम लोग कॉमन पीपल को बताना चाहेंगे तो एग्जैक्टली क्या होता है सर? कैंसर देखिए, अभी हमारी बॉडी में जो सेल्स रहते, बेसिक यूनिट जो है वो सेल्स रहते। सेल्स से टिश्यूज़ होते, टिश्यूज़ इकट्ठा होंगे तो ऑर्गन हमारे बॉडीज़ में रहते। तो हर एक सेल जो रहता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस करके रहता है। उसके अंदर क्रोमोसोम्स रहते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स रहते हैं। तो ये जीन्स जो है ये पूरे हमारे बॉडी को रेगुलेट करते हैं। हर एक चीज़, कितना प्रोडक्शन, कितने सेल्स तैयार होने हैं, कितने सेल्स मरने हैं, हर एक सेल जो रहता है उसकी आयु लिमिटेड रहती है। है। जैसे
जो पैदा होता है वो मरता है, वैसे ही हर एक सेल जो पैदा होता है उसकी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है और उतने टाइम के बाद अपने आप वो सेल मरता है। अभी जैसे हम ब्लड सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स जो रहते हैं 120 डेज रहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो रहते हैं वो 13 दिन की लाइफ स्पैन रहते हैं। तो ऐसे हर एक हमारे स्किन सेल्स भी उसका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन रहता है। तो ऐसे बॉडी जो है कंट्रोल्ड मैनर में रहते हैं, जैसे मिलिट्री रूल रहता है ना वैसा रहता है। ये जब डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह काफ़ी सारे वजह से हो सकता है। जब जेनेटिक अल्ट्रेशन होता है, जब डीएनए में मिसमैच होता है, या फिर उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक सेल जो रहता है वो बढ़ने लगता है, उसकी मौत नहीं होती, डेथ नहीं होती। तो उसकी वजह से वो बढ़ना चालू होता है। और कैंसर में बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक तो उसका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ रहता है, और मतलब एक का दो का चार का 16 का 32 ऐसे बढ़ते जाता है। स्पीड और ज़्यादा हाँ, रहता है। स्पीड एग्रेसिवनेस ज़्यादा रहती है। दूसरी उसका कंट्रोल जो इनिशियली था वो खो जाता है। और दूसरा जो कैंसर का स्पेसिफिकेशन ये है कि वो स्प्रेड होता है। तो एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन जाने की उसकी जो कैपेसिटी है वो उसमें पाई जाती है। तो ज़्यादातर ये देखा जाए कि एक्चुअली एवरीडे ऐसे बहुत सारे सेल्स जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती रहती है, पर हमारे बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म इतनी अच्छी है कि हर एक दिन वो सेल्स मारे जाते हैं, ठीक है। पर उनसे जो चकमा दे के जो बच जाते हैं सेल्स, वो फिर आगे जाके उसको एक गार्ड के रूप में, या जब वो एक सेल के मल्टीप्लिकेशन होते होते लगभग 10 to the power of 9 ऐसे कैंसर सेल्स जब होंगे, तब लगभग 1 सेंटीमीटर की गांठ बनती है, ठीक है। तो ऐसा जब वो ग्रोथ बढ़ता जाता है, बेसिकली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनरेगुलेटेड ग्रोथ एंड टिश्यू इन्वेजन जो हम बोलते हैं कि एक टिश्यू से दूसरा टिश्यू जब स्प्रेड होता है तो उसको कैंसर हम कहते हैं। तो बेसिकली ये ग्रीक शब्द है कार्सिनोस करके। कार्सिनोस मतलब क्रैब, जो खेकड़ा बोलते हैं। तो उसके जो ऐसे हाथ पैर रहते हैं, तो वैसे वो स्प्रेड ऐसा होता है, उसकी वजह से उसको कैंसर ऐसा शब्द बोलते हैं, ठीक है। मीन्स बेसिकली हमारे बॉडी में डेली कुछ सेल्स बनते हैं, डेली कुछ सेल्स डेथ होते हैं, लेकिन हमारा जो बॉडी मैकेनिज्म है, जो सेल्स कुछ जो अच्छे नहीं है उनको आइडेंटिफाई करता है एंड उसको फैगोसाइट खा जाता है। लेकिन कुछ सेल्स जो बच जाते हैं एंड वो आगे जाके बॉडी को खतरा करते हैं एंड दैट विल क्रिएट द कैंसर। ओके, सो व्हाट आर द कॉजेटिव फैक्टर्स, मतलब इसके कारण क्या हो सकते हैं या रिस्क फैक्टर्स क्या है सर? कैंसर ऐसा एक स्पेसिफिक कॉज ऐसा नहीं है। बहुत सारे बेसिकली रिस्क फैक्टर्स है। रिस्क फैक्टर्स मतलब ये होने से कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, बढ़ जाती है। तो बेसिकली इसमें लाइफस्टाइल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स ही ज़्यादा है। इसमें हम कह सकते हैं कि मॉडिफाइबल या नॉन मॉडिफाइबल ऐसे रिस्क फैक्टर्स बोल सकते हैं। अभी नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो है, जो मतलब हमारे हाथ में नहीं है, अभी फीमेल लेडीज़ लोग हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। और जो जेनेटिक कैंसर से, जो हेरिडिटरी बोलते हैं, फैमिलियल, जो फैमिली में डिफेक्टिव जीन की वजह से हुआ है, वो कई सारे फैमिलीज़ में कंटिन्यू होता जाता है। तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, ठीक है। और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स मतलब जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, उनमें से बहुत सारे बेसिकली लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं, मतलब एक्सरसाइज का ना होना, फिर अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, ओबेसिटी, मोटापन, ये सारे मेन कॉजेस है। और कुछ एंडोक्राइन रिलेटेड, मतलब हार्मोन रिलेटेड कॉजेस भी रहते हैं, जैसे लेडीज़ में ज़्यादा देर तक अगर मेंस्ट्रुएशन चलता है तो वो प्रोटेक्टिव है। अगर लेट ऑनसेट
उनका पीरियड्स लेट चालू होते हैं और जल्दी ख़त्म होते हैं, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर देखा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर उन पेशेंट्स में ज़्यादा है। तो एक स्पेसिफिक कॉजेटिव फैक्टर नहीं है, बट बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है जो मिलके ये होता है। स्ट्रेस भी एक रिस्क फैक्टर है, उसमें स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में, उसकी वजह से भी ये देखा गया है कि रिस्क कैंसर्स का बढ़ जाता है। सन एक्सपोजर है, अभी स्किन कैंसर्स के लिए यूवी रेडिएशन जो एक्सपोजर होता है, स्पेशली अभी ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ में जो सन एक्सपोजर ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्किन कैंसर ज़्यादा देखे जाते हैं। तो ऐसे रिस्क फैक्टर्स है। तो रीजन वाइज कुछ डिफरेंशिएशन दिखाई देता है सर, मतलब हमारे यहाँ पे जो हो रहे हैं या बाहर जो हो रहे हैं, ऐसे कुछ डिफरेंशिएशन इसमें से? रीजन वाइज कैंसर्स भी अलग अलग है। अभी हम हमारे देश में ही देखेंगे तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कैंसर्स पाए जाते हैं। स्पेशली अभी हमारे बेल्ट में नॉर्थ कर्नाटका, साउथ महाराष्ट्र में देखा जाए तो ईसोफेजियल कैंसर जो अन्ननलिका कैंसर है वो ज़्यादा कॉमन है। स्पेशली अभी इसमें रिस्क फैक्टर हम देखेंगे तो स्पाइसी फूड इनटेक, हाँ, जो चटनी और भाकरी और चटनी जो खाते हैं, तो स्पाइसेस एक रिस्क फैक्टर है। तो स्पेशली जब प्रैक्टिस स्टार्ट की मैंने, तो तब मैंने देखा था कि इस बेल्ट में ईसोफेजियल कैंसर बहुत कॉमन है। तो उसका हम रिलेशन देख सकते हैं कि फूड इनटेक जो यहाँ पे है वो है। उसके अलावा टोबैको रिलेटेड ओरल कैंसर जो है वो ज़्यादा कॉमन है। तो वैसे अगर हम गंगा के बेल्ट में नॉर्थ, मतलब यूपी, बिहार, वहाँ पे देखेंगे तो गॉल ब्लैडर कैंसर जो पित्तकोश का कैंसर है वो कॉमन है। बेसिकली इसमें जो गंगा वाटर रिलेटेड है। फिर साउथ इंडिया में देखेंगे तो स्टमक कैंसर्स कॉमन है। तो ऐसे रीजन वाइज ये प्रूव्ड एंड एस्टेब्लिश्ड है कि रीजन वाइज बेसिकली अगेन ये फूड रिलेटेड है, फूड एंड वाटर रिलेटेड, एनवायरमेंटल रिलेटेड रिस्क फैक्टर है। हाँ, तो उसकी वजह से रीजन वाइज डिफरेंशिएशन देखा जाता है। तो बेसिकली सर अभी हमें आपने तो एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ कैंसर, उसके कॉजेज क्या है। तो नेक्स्ट थिंग इज़ हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आप बता पाएंगे व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट कैंसर, या उसका अवेयरनेस क्यों जरूरी है सर? जैसे मैंने बोला कि कैंसर क्यूरेबल है। ये तभी क्यूरेबल हो सकता है जब हम इसको जल्दी डिटेक्ट करें। अभी कैंसर में, हर एक कैंसर में 4 स्टेजेस रहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट स्टेज का मतलब ये है कि कैंसर उस ऑर्गन को लिमिटेड है, ठीक है। जैसे भी ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट में एक गांठ है और कहीं पे भी डिसीज नहीं है, तो ये फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज मतलब सेकंड और थर्ड स्टेज में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा ग्लैंड को लिमिटेड ही है पर थोड़ा साइज बढ़ गया है। और थर्ड स्टेज में बोलेंगे तो वहाँ से आजू बाजू थोड़ा स्प्रेड हो गया है। और फोर्थ स्टेज जब आता है तो एक ऑर्गन को छोड़ के दूसरे ऑर्गन को चला गया है, उसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो जितना डिसीज एक ऑर्गन को लिमिटेड रहेगा उतना ट्रीटमेंट में आसानी रहेगी और उतना सक्सेस क्योर होने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये हम तभी कर सकते हैं, या पेशेंट को भी ट्रीटमेंट तभी मिल सकता है जब वो जल्दी आए, ठीक है, जो जल्दी हम उनको पता चले। तो जल्दी पता चलने का एक ही सॉल्यूशन है कि अगर हम अर्ली डायग्नोसिस करते हैं तो ही सक्सेस रेट ज़्यादा है। अभी सारे कैंसर्स को हम कंपेयर करेंगे तो स्टेज वाइज अगर देखेंगे तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में फर्स्ट स्टेज में स्पेशली 90-95% से ज़्यादा सक्सेस रेट है। वही हम सेकंड स्टेज में आएंगे तो लगभग 100 में से 80 लोग ठीक होते हैं, 20 लोगों को रिलैप्स होने का रिस्क रहता है। तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगा क्योर रेट्स कम हो जाएंगे। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम इसको जल्दी पता चले, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस अगर हम करना चाहते हैं तो उसके 2 ही रास्ते हैं। एक तो हम स्क्रीन कर सकते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ कैंसर्स उस चीज़ को बोला जाता है। दूसरी बात
अर्ली डायग्नोसिस अगर हम करें तो सिम्टम्स अगर Symptom हम basis. जानते हैं तो ही हम जान सकते हैं कि ये शायद कैंसर हो सकता है। तो स्क्रीनिंग के बारे में बोलूँ तो स्क्रीनिंग वो चीज़ है जो डिसीज़ होने के पहले हम उसको कैच करते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे कैंसर्स है जिसमें प्री मैलिग्नेंट जो हम बोलते हैं, मतलब कैंसर होने के पहले थोड़े चेंजेस दिखाई देते हैं। तो हमको वो चेंजेस अगर हम कैच करते हैं तो हम डिसीज़ को पहले से ही पकड़ सकते हैं। तो ये सारे कैंसर्स में पॉसिबल नहीं है। तो थोड़े बहुत कैंसर्स में जो पॉसिबल है उसमें हम स्क्रीन कर सकते हैं। पर लार्जली अगर देखा जाए तो अगर हम सिम्टम अवेयर है तो इसको इजीली पता कर सकते हैं। तो कॉमनली अगर सोचा जाए तो कोई भी सिम्टम कैंसर रिलेटेड हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये थोड़े सिम्टम्स है जो वही कैंसर है, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे कॉमन सिम्टम्स ही रहते हैं, पर अगर बहुत टाइम से वो सिम्टम्स है जो ट्रीटमेंट से कम नहीं हो रहा है, ज़्यादा दिन से परसिस्टेंट है और ट्रीटमेंट के बाद भी अगर ठीक अगर नहीं हो रहा कम तो नहीं हो रहा है, थोड़ा एक डाउट रखना चाहिए। हाँ, तो अगर हम ऐसे सोचे कि हेड टू टो अगर हम कैंसर्स का सोचे तो सबसे पहले अगर ब्रेन ट्यूमर्स की बात करें तो अगर हेडेक होता है, ज़्यादा सीवियर हेडेक है, परसिस्टेंट है, बहुत दिनों से है, गोली लेने से टेम्पररी कम होता है पर फिर होता है, या फिर विजन रिलेटेड कुछ डिस्टर्बेंस है, डबल दिखना है, या फिर ब्लर होना, या फिर वॉमिटिंग, हेडेक के साथ वॉमिटिंग होता है, तो ये सारी चीज़ें सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर्स रिलेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हेडेक से हमको डर जाना है, पर एक थॉट कहीं से रहना चाहिए कि शायद ये रिपीटेडली हो रहा है, ट्रीटमेंट से कम नहीं हो रहा है, तो हमको एटलीस्ट उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्यों हो रहा है। काफ़ी सारे इजी मतलब ट्रीटेबल कॉजेस रहते हैं, उसकी वजह से ही होता है, पर ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी उसके बाद हम अगर ओरल कैंसर्स के बात में आते हैं तो स्पेशली ये तो टोबैको च्यूइंग की वजह से ही मेजर कॉमन रीज़न, उसका रिस्क फैक्टर वही है। पर अगर हमको दिखाई देता है कि मुंह में छाले हो रहे हैं, कम नहीं हो रहा है, अभी मुंह में छाला होना मोस्ट कॉमनली न्यूट्रिशनल रहता है, अगर हम खाना वगैरह अच्छा नहीं है तो होने का चांस ज़्यादा रहता है। पर बार बार ऐसा हो रहा है, या फिर कम नहीं हो रहा है, या फिर साइज़ और छाले का साइज़ बढ़ रहा है, या फिर मुंह से अगर ब्रश करते टाइम ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये हो सकता है कि ओरल कैंसर हो सकता है। तो या फिर मुंह जो खुलता है हमारा वो कम खुल रहा है, तो ये सारी चीज़ें ओरल कैंसर्स की वजह से हो सकता है। तो उसके बाद अगर हम थ्रोट कैंसर की बात में आते हैं तो थ्रोट बेसिकली हमारा वॉइस जो रहता है, वॉइस में चेंजेस होना, तो हमको बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं गला बैठ गया, गला बैठ गया, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि लैरिंजियल कैंसर बोलते हैं हम उसको, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर खाने पीने में दिक्कत है, खाना नीचे उतर नहीं रहा है, पानी पीना पड़ता है, तो वो एक हो सकता है रीज़न। तो हमारे फूड पाइप का कैंसर अगर हम बोलते हैं तो उसमें फूड इजीली नहीं उतरता, नीचे पास नहीं होता, तो ये एक रीज़न है। फिर हम एब्डोमिनल, फिर लंग कैंसर तो कॉमन है, खांसी कम नहीं हो रही है, खांसी बढ़ती जा रही है, या फिर खांसी में जो कफ आता है उसमें ब्लड दिखाई देना, ये कॉमन कैंसर्स है। फिर स्टमक कैंसर्स वगैरह देखेंगे तो वॉमिटिंग होना, उल्टी हो रही है, उल्टी में ब्लड गिरना, कहीं पे भी कुछ भी एबनॉर्मल ब्लड अगर कहीं से भी गिरता है तो एक एबनॉर्मल सिम्टम कह सकते हैं उसको, या खांसी में हो या उल्टी में हो, तो वो एक चेतावनी हो सकती है। उसके बाद में लिवर कैंसर्स अगर हम सोचें तो जॉन्डिस हो सकता है, जो कम नहीं हो रहा है, तो ट्रीटमेंट ले रहे हैं पर कम नहीं हो रहा है। जॉन्डिस इन्फेक्शन से भी हो सकता है, पर लिवर के कैंसर्स वगैरह है तो उसके भी वजह से हो सकता है। तो वैसे तो पेट में अगर देखें तो बार बार एब्डोमिनल पेन रहता है, या फिर पेट फूल गया है तो उसकी वजह से शायद अंदर कुछ गांठ रहे, या फिर हो सकता है। उसके बाद में अगर हम किडनीज़ वगैरह का कैंसर में देखेंगे तो यूरिन में अगर ब्लड जा रहा है
तो ये एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल स्टोन्स, किडनी के स्टोन्स से भी ब्लीडिंग हो सकता है, पर ये ट्रीटमेंट लेने हमको के बाद टेस्ट भी करना persistent चाहिए है तो कि फिर टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, टेस्ट करके लें तो हमको एटलीस्ट तसल्ली होती है कि नहीं भी ये यूरिन स्टोन, किडनी स्टोन है, उसकी वजह से ऐसा हुआ, तो एटलीस्ट हमको कंफर्मेशन हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ किडनी स्टोन होगा करके हम सोच के उसको निगलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वही यूरिनरी ब्लैडर जो बोलते हैं, उसमें भी अगर स्टोन है तो भी ब्लीडिंग हो सकता है, पर अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो शायद कैंसर भी हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर उसमें भी हो सकता है। तो कहीं से भी ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो हमको ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए। तो या फिर कहीं पे भी बॉडी में अगर गांठ दिखती है, तो गांठ बहुत सारे चर्बी के गांठ भी रहती है जो नॉन कैंसरस रहती है, पर हमको ये जानना ज़रूरी है कि ये चर्बी की गांठ है या कुछ और है। स्पेशली अगर गांठ धीरे धीरे बढ़ रही है साइज में, तो वो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको ये पहले नहीं था, अभी हो रहा है और ये बढ़ रहा है। अब तो आजकल सबसे कॉमन अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, तो ब्रेस्ट में अगर गांठ दिखती है या फील होती है, तो वो भी एक कैंसर रिलेटेड सिम्टम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे ब्रेस्ट में जो लम्प्स रहते, गांठी रहते, वो कैंसर की नहीं है। सादे चर्बी की गांठ रह सकती है, दूध की गांठ रह सकती है, या इन्फेक्शन हो सकता है। पर अगर गांठ बहुत दिनों से है या फिर साइज़ उसका बढ़ रहा है, तो हमको अवेयर रहना चाहिए। तो फिर या फिर निप्पल से डिस्चार्ज आ रहा है, स्पेशली अगर ब्लड डिस्चार्ज आता है, ब्लड कहीं से भी आ रहा है, तो हमको अवेयर रहना चाहिए। ब्लड डिस्चार्ज ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर हम फीमेल्स, लेडीज़ की बात करें, तो यूट्राइन कैंसर जो गर्भाशय का कैंसर होता है या सर्विक्स का कैंसर होता है, तो उसमें ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग अगर हो रहा है, तो या फिर पीरियड स्टॉप हो गए हैं, मेनोपॉज हो गया है, फिर से अगर ब्लीडिंग शुरू होता है, तो ये एबनॉर्मल है। तो वो एक यूट्रस के कैंसर का सिम्टम हो सकता है। या फिर अगर डिस्चार्ज हो रहा है इसमें से, तो मासिक पाली के अलावा अगर डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो एक सिम्टम हो सकता है जो कम नहीं हो रहा है। जो ट्रीटमेंट से अगर कम होता है तो ये शायद कैंसर नहीं है। ट्रीटमेंट होने के बावजूद, ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी अगर कम नहीं हो रहा है, तो हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर हम स्किन कैंसर्स का देखते हैं, तो सबसे कॉमन जो तिल रहता है, हम बोलते हैं कॉमन रहता है सब में, वो पैदाइशी रहता है, पर अगर उसका साइज़ बढ़ रहा है या फिर उसमें इचिंग हो रहा है या फिर रैपिडली अगर साइज़ बढ़ रहा है, तो शायद स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स है, ऐसा कुछ खास कैंसर स्पेसिफिक सिम्टम कोई नहीं रहता, सारे सिम्टम्स कॉमन ही रहते हैं। पर हमको एक बार कोई भी सिम्टम जो कम नहीं हो रहा है, तो उसको इलाज, इन्वेस्टिगेट तो करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए क्यों हो रहा है, ये क्या है भाई। एटलीस्ट हमारी जानकारी के लिए, तसल्ली के लिए सही कि हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, कम नहीं हो रहा है, तो जान लेते हैं कि क्या है। तो अगर कैंसर नहीं है तो अच्छी बात ही है, पर अगर कैंसर है तो हम उसको जल्दी इलाज होगा, तो जल्दी उसको सक्सेस, क्योर जल्दी होने का चांस ज़्यादा है। मतलब इन शॉर्ट बोलेंगे तो परसिस्टेंट सिम्टम जो भी रहेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉडी में कुछ भी रहेंगे, तो उनको हमको थोड़ा स्क्रीन आउट करना है, डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेनी है। अगर फिर भी अगर वो कम नहीं हो रहे, तो उसके रिगार्डिंग जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट रहेंगे, हाँ, उस सिम्टम्स के रिगार्डिंग, तो उन स्क्रीनिंग टेस्ट को हमको करना है, ज़रूरी है, सो दैट वी कैन डायग्नोज इट प्रॉपर्ली। हाँ, अगर प्रॉपर डायग्नोसिस होता है तो ट्रीटमेंट तो बहुत सारे आजकल ट्रीटमेंट इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि ट्रीटमेंट, हर एक चीज़ को ट्रीटमेंट बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स है जिससे हम क्योर अचीव कर सकते हैं। पर डायग्नोसिस अगर जल्दी होता है तो ही रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। तो अभी मतलब हमारा बोथ सेक्शंस हो गए सर, व्हाट इज़ कैंसर, सिम्टम्स भी हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिए, वार्निंग साइंस जो है वो भी कवर हो गए हैं। तो कमिंग टू द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल जैसे कॉमनली? अगर हम कैंसर में ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट में 3 पार्ट्स है, 3 अलग अलग ट्रीटमेंट्स है। एक तो सर्जिकल ट्रीटमेंट है जो ऑपरेशंस
करना पड़ता है। सेकंड ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि कीमोथेरेपी, जो सब लोग डरते हैं कीमोथेरेपी से। और तीसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, तो ये सर्जरी ऑप्शन तो वर्ड से ही पता चलता है कि सर्जरी करना है, ऑपरेशन करना है। तो एक चीज़ मैं इधर बताना चाहूँगा कि ये सर्जरी आम सर्जरी की तरह नहीं होती। जो अभी एक गांठ है तो सिर्फ हम उतना गांठ निकालेंगे तो नहीं चलता। इसमें थोड़ा ये जानना ज़रूरी है कि और कहीं स्प्रेड हुआ है क्या, या फिर हम जो गांठ है उसके अलावा बाहर जाके थोड़ा एडिशनल निकालना पड़ता है, तो विथ मार्जिन जो बोलते हैं। तो गांठ अगर 4 सेंटीमीटर की है तो हम 1 सेंटीमीटर एडिशनल मार्जिन लेते हैं, ताकि वहाँ पे लोकल फिर से वो रिलैप्स नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक ज़रूरी है कि प्रॉपर सर्जिकली ट्रीटमेंट हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ये है कि बेसिकली मेडिसिन से जो सलाइन में या वो मुंह से ओरल टैबलेट्स भी है, उससे जो रहता है बॉडी में जो कैंसर सेल्स रहते हैं वो किल हो जाते हैं। इससे थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं, जबकि नॉर्मल सेल्स भी किल हो जाते हैं थोड़े, पर वो रिकवर हो जाते हैं। तो ऐसा कीमोथेरेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत अच्छे ड्रग्स आ चुके हैं जो साइड इफ़ेक्ट्स भी कम है। तीसरा ऑप्शन रेडिएशन है। रेडिएशन बेसिकली गामा रेज जो रहते हैं उससे वो कैंसर वाला पार्ट रेडिएट हो जाता है और उससे सेल्स जो कैंसर सेल्स है वो किल हो जाते हैं। तो अब ये तीनों ट्रीटमेंट जो ऑप्शंस है, ये सारे ट्रीटमेंट हम सभी पेशेंट्स में नहीं देते। जितना कैंसर कम रहेगा उतना ट्रीटमेंट भी कम लगेगा। अगर फर्स्ट स्टेज है तो शायद सर्जरी से ही काम चल जाए, सिर्फ सर्जरी से काम चल जाएगा, कीमो और रेडिएशन नहीं लगेगा। या फिर थोड़ा एडवांस्ड है तो शायद सेकंड स्टेज अगर है तो सिर्फ सर्जरी और सिर्फ कीमो लगेगा, और कीमो भी बहुत कम साइकिल्स लगेंगे। तो अगर जितना ज़्यादा डिसीज़ है, अगर समझो थर्ड स्टेज है, तो शायद उसको तीनों ट्रीटमेंट लगेंगे। सर्जरी भी लगेगी, फिर कीमो भी लगेगा, फिर रेडिएशन भी लग सकता है। तो जितना डिसीज़ ज़्यादा उतना ट्रीटमेंट ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जितना डिसीज़ कम रहेगा उतना ट्रीटमेंट भी कम लगेगा और क्योर रेट्स भी अच्छे रहेंगे। और ये सारे डिसीज़ेस में, सारे कैंसर्स में सारे ट्रीटमेंट यूज़ नहीं होते। अभी गले का अगर कैंसर है तो उसमें आजकल पहले सर्जरी करते थे, पर रिसर्च से पता चला है कि सर्जरी के अलावा अगर हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी देते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो आजकल पिछले 15-20 सालों से हम देख रहे हैं कि अगर कोई गले का कैंसर का पेशेंट आता है तो पहले की तरह हम उसको सर्जरी नहीं करते, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी देते हैं, जिससे उसका गला भी प्रिजर्व होता है। पहले के ज़माने में स्वर पेटी जो वॉइस बॉक्स रहता है वो निकाला जाता था, तो पेशेंट्स को बोलने की दिक्कत होती थी। पर आजकल ट्रीटमेंट एडवांस हो चुका है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कीमो रेडिएशन से क्योर हो जाता है। तो ऐसा अलग अलग डिसीज़ेस में हम अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, उससे जितना आउटकम जिससे बेहतर है वो ट्रीटमेंट यूज़ की जाती है। एंड कौन से स्टेज में है वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेन वही है, जितना स्टेज जो पहले, इसीलिए जब भी हमारा पेशेंट हम देखते हैं सबसे पहले तो एक तो उसको डायग्नोस करना पड़ता है। प्रॉपर डायग्नोसिस अगर है, ऐसा नहीं है कि पेशेंट गांठ लेके आया और हमने गांठ निकाल के भेज दी टेस्ट, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले उसको थोड़े ब्लड टेस्ट करते हैं, उसके बाद में वो टिश्यू उसमें से जो गांठ रहती है उसमें से एक थोड़ा सा टिश्यू जो बायोप्सी बोलते हैं, मतलब एक टिश्यू निकाल के टेस्ट को भेजना पड़ता है, ये कंफर्म करने के लिए कि ये कैंसर सच में है। दूसरी बात, ये कैंसर में अलग अलग टाइप्स रहते हैं। अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो उसमें 4 मोटे मोटे टाइप्स है, तो ये जानना ज़रूरी है कि ये कौन से टाइप का कैंसर है। अगर हम स्मोकर्स में देखें तो लंग स्क्वामस सेल कार्सिनोमा करके वो कॉमन है, नॉन स्मोकर्स में एडिनोकार्सिनोमा करके कॉमन है। तो ऐसे अलग अलग वेरिएंट्स रहते हैं कैंसर के। तो पहले तो बायोप्सी करके हम ये जान लेते हैं कि ये कैंसर है तो कौन से टाइप का कैंसर है। तो उसके बाद में हम उसका स्टेज देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टेज देखने के लिए
ये जानना ज़रूरी है कि वहीं पे सीमित है या फिर कहीं और स्प्रेड हुआ है। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि स्टेजेस रहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उसके लिए स्कैन करना ज़रूरी है। तो उस लोकल पार्ट्स का स्कैन करते हैं, तो उसमें अगर दिखता है कि कहीं स्प्रेड हुआ नहीं है तो फिर हम उसको एक स्टेज करते हैं कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड है, थर्ड है स्टेज, फोर्थ स्टेज है। तो उस स्टेज अगर पता चल जाता है तो उसके हिसाब से वर्ल्ड वाइड जो AJCC करके है, जो वर्ल्ड वाइड स्टेजिंग का क्लासिफिकेशन देती है कि अगर ट्यूमर 2 सेंटीमीटर का है तो स्टेज 1 है, 2 से 5 सेंटीमीटर का है तो स्टेज 2 है। तो वो हम फॉलो करते हैं। तो उसके हिसाब से भी वर्ल्ड वाइड गाइडलाइंस है कि स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर है तो ट्रीटमेंट उसका सर्जरी रहेगा, स्टेज 2 है तो सर्जरी और कीमोथेरेपी लगेगा। तो ऐसे ये गाइडलाइंस तय किए हुए हैं जिससे रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो हम ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो कोई भी कैंसर हॉस्पिटल हो, वहाँ पे यही सारे स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉलो होते हैं। तो स्टेज अगर हमको पता है तो ट्रीटमेंट भी स्टैंडर्ड ही रहेगा। तो इससे कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट, सर्जरी हो, कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन थेरेपी, ये कॉम्बिनेशन करके यूज़ हो जाता है। आजकल जब पेशेंट आता है तो बेसिकली उसका ब्लड टेस्ट हो जाता है, बाद में एक बायोप्सी हो जाती है एंड एक स्कैन, ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। बेसिकली वो ये 3 चीज़ें अगर हम करते हैं तो फिर हम पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं उसको, वो कैंसर है क्या नहीं डिफरेंशिएट करने के लिए एंड उसके स्टेजिंग के लिए। और आजकल थोड़े नए ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस भी है, इम्यूनोथेरेपी करके है और एंडोक्राइन थेरेपी है, और कीमोथेरेपी में भी बहुत सारे ओरल टैबलेट्स आए हैं जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। तो उस हिसाब से हम कॉम्बिनेशन करके ट्रीटमेंट देते हैं। और आजकल अगर 4th स्टेज भी अगर पेशेंट है तो भले ही उसमें क्योर ना हो पर उसका सर्वाइवल थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं पेशेंट का, या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बोलते हैं हम, पेशेंट्स की तकलीफ जो है वो थोड़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो उसके लिए अच्छी दवा आई है मार्केट में, तो जिससे हम वो बेनिफिट पेशेंट्स को दे सकते हैं। यूजुअली ओल्ड एज अगर है या कोई अदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है तो थोड़ा सर्जरीज वगैरह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो उस पेशेंट्स में पैलिएटिव मोड यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अदर देन मतलब ये तो अपना रूटीन ट्रीटमेंट्स पार्ट है। उसके अलावा कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो हर्बल मेडिसिन ले या आयुर्वेदिक मेडिसिन ले या होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मैं कोई भी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट साइंस से के खिलाफ नहीं हूँ, पर जहाँ पे भी आप अगर ट्रीटमेंट बिलीव करते हैं, जिस कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आप बिलीव करते हैं, उसकी ऑथेंटिक ट्रीटमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो ही ले। ऐसा नहीं है कि कोई बाबा कोई झाड़ का पत्ता निकाल के दे रहा है तो वो लेना गलत है। ठीक है, अगर आप कोई भी साइंटिफिकली रिसर्च ट्रीटमेंट आप फॉलो कर रहे हैं तो आई एम नॉट अगेंस्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि उससे ठीक नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि अभी पिछले हफ्ते एक पेशेंट जो मैंने 2010 में देखा था, उसने सर्जरी को रिफ्यूज़ किया था, तब ओरल कैंसर था, और उसने कहीं गुजरात या कहीं पे जाके कुछ तो ट्रीटमेंट लिया, मुझे नहीं पता क्या ट्रीटमेंट लिया, मैंने पूछा भी नहीं, पर वो पूरा क्योर हो चुका है और वो दूसरा एक कोई पेशेंट लेके आया था। तो अगर ऐसा नहीं है कि कोई भी सिस्टम गलत है, पर अगर लेना है ट्रीटमेंट तो साइंटिफिकली अगर प्रूवन है, जिन्होंने प्रूव किया है कि ऐसा है, तो ही अभी स्पेशली हमारे देश में जो आयुर्वेदा इतने सालों से है, डेफिनेटली उसमें साइंस है। हम उसको प्रूव नहीं करते, हमारे रिसर्च पेपर्स कम पड़ जाते हैं, इंडिया में रिसर्च की कमी है, तो उसकी वजह से अगर हम रिसर्च करके उसमें प्रूव कर सकते हैं तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो सकते हैं हमारे देश में भी। अगर आपने जैसे बोला था कि कॉजेटिव फैक्टर्स में इसमें सब मॉडिफाइंग फैक्टर्स है एंड कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स है, जिसकी वजह से हम लोग इसको कैंसर को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा आप प्रिवेंटिव केयर जो है या प्रिवेंटिव टिप्स कुछ देना चाहेंगे कि जिससे हम कैंसर को रोक सकते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? आजकल
कैंसर्स क्यूरेबल है बोलने की वजह से हम कैंसर्स प्रिवेंटेबल है ये बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि 40 to 50% कैंसर्स अगर हम देखें तो प्रिवेंटेबल कैंसर्स है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो 100% प्रिवेंटेबल कैंसर है तो सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर मतलब यूट्रस के गर्भाशय के मुंह का कैंसर जो बोलते हैं, जो फीमेल्स में होता है। ये आफ्टर सो मच ऑफ रिसर्च इतना होने के बाद ये प्रूव हो चुका है कि एक वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 और 18 की वजह से होता है। तो और क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो उसको एंटीवायरल वैक्सीन निकाला गया है जो बहुत ही सक्सेसफुल है। तो इसको हम अगर फॉलो करें, हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अभी लास्ट ईयर बजट में भी अनाउंस हुआ है एंड कुछ स्टेट में स्टार्ट भी हुआ है सर। हाँ, स्टार्ट भी हुआ है। तो मैं ये अर्ज करूँगा लोगों से कि उसका पूरा फ़ायदा लिया जाए, क्योंकि अगर हम पूरा वैक्सीनेशन अगर कर पाते हैं तो ये 100% प्रिवेंटेबल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर पूरा प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है, दूसरा बहुत सारे अलग अदर कैंसर्स भी है जो लाइफस्टाइल की वजह से वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जो अगर हम मेजर कॉज है टोबैको, अगर टोबैको प्रिवेंट, हम टोबैको कंजम्पशन अगर प्रिवेंट करते हैं तो बहुत सारे कैंसर्स, एक तो ओरल कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया। सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्मोकर्स को सिर्फ लंग कैंसर होता है, उसकी वजह से बाकी सारे कैंसर्स भी होते हैं शरीर में, तो वो कैंसर्स प्रिवेंट हो सकता है। अल्कोहल की वजह से जो लिवर डैमेज होता है उसकी वजह से सिरोसिस होके लिवर कैंसर्स होते हैं, वो प्रिवेंट हो सकता है। पैनक्रियाटिक कैंसर प्रिवेंट हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है अगर फिज़िकल एक्टिविटी, मतलब अगर आप ओबेसिटी प्रिवेंट करना है, मोटापा प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए फिज़िकल एक्टिविटी ही एक मात्र उपाय है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो WHO के मुताबिक अगर एवरी वीक 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाओ या फिर कोई भी स्पोर्ट फॉलो करो। आप कुछ सिंपलेस्ट इज वॉकिंग भी अगर आप करते हैं, 45 मिनट्स डेली वॉकिंग करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मोटापा अगर है तो वो कम हो जाएगा, वेट चेक में रहेगा। और इसके अलावा तो जो फूड हैबिट्स है हमारे, ठीक है, तो आजकल प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैक्ड फूड जो बोलते हैं, तो उसका कंजम्पशन, जितना जंक फूड अगर कम कर सकते हैं, जितना हम कम करेंगे उतना रिस्क कम हो जाएगा। मतलब पैकेज्ड जो फूड रहता है या फिर कैंड प्रोडक्ट्स रहते हैं जो हम आजकल सुपरमार्केट्स या फिर ये होम डिलीवरी जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, आई थिंक वो हमको हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। अभी अगर आप सोचेंगे कि हम जब छोटे थे तो उतना वो जंक और बाहर का कितना हम कंज्यूम करते थे, और आजकल के जनरेशन में कितना हमारे कंज्यूम जनरेशन में वो सर एक तो प्रॉब्लम था अवेलेबिलिटी का, हाँ, एंड सेकंड वो मिलता भी नहीं था, एंड सेकंड हम थोड़ा खाने के लिए अवॉइड भी करते थे। आज की सिचुएशन में क्या है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एंड इजीली एक्सेसिबल है। आप जोमेटो पर ऑर्डर डाल दीजिए, घर पे फ़ोन बैठे आपको घर पे मिल जाएगा। तो एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी मेड इजी। यस। और तो वो बातें मुझे तो याद भी नहीं कि अभी जब हम बचपन में थे तो खाने के लिए बाहर जाना मतलब कभी तो एक बार, 6 महीने में एक बार या ऐसे हो जाता था। पर आजकल बाहर खाना इतना, वो आपने जैसे बोला कि वो रिस्की भी था, फूड हाइजीन वगैरह भी कंसर्न्स थे, इसलिए भी नहीं जाते थे, बाहर का खाना नहीं खाते थे। पर आजकल इतना रैम्पेंट हो गया, इतना कॉमन हो गया है बाहर का खाना। तो स्पेशली जब मैं गुजरात में MCH कर रहा था, तो हम जब संडे को मेस बंद रहता था तो हम बाहर जाते थे, तो मैंने देखा कि रेस्टोरेंट में क्यू रहती थी, वेटिंग पीरियड रहता था। तो ये देख के मुझे शौक लगा, जब बेलगाम में हमने कभी ऐसा वेटिंग नहीं देखा था। तो आजकल ऐसा सिचुएशन है कि बाहर का फूड कंजम्पशन ज़्यादा हुआ है, वो ज़रूरी नहीं है कि हेल्दी रहेगा। तो उस पर हमको थोड़ा कंट्रोल रहना चाहिए, जितना स्पेशली आज के यंगर जनरेशन के लिए, जितना प्रोसेस्ड, P फॉर प्रोसेस्ड, P फॉर पॉइजन, ऐसे मैं बोलूँगा कि जितना हम पैक्ड या प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं वो डेफिनेटली अनहेल्दी है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें
फॉलो करेंगे तो इससे कैंसर ही नहीं बल्कि बाकी के रोग भी, लाइफस्टाइल डिसीज जो है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या फिर लेडीज़ में पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, इनफर्टिलिटी जो बढ़ रहा है, तो वो सारे डिसीजेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके सर, डेफिनेटली। तो दिस इज रिगार्डिंग, तो ये तो हो गया सर प्रिवेंशन के बारे में। सो नेक्स्ट सर, एनी रिसेंट थिंग्स आर गोइंग ऑन, मतलब रिसेंट रिसर्च इज गोइंग ऑन इन फील्ड ऑफ कैंसर सर? कैंसर में वैसे तो हर एक फील्ड में रिसर्च हो रहा है। अगर आप हर एक कैंसर में स्पेशली डायग्नोसिस के तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू भी एंड ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, डायग्नोसिस की तरफ से भी ऐसे ब्लड टेस्ट की जांच चल रही है जिसमें ब्लड में जो कैंसर सेल्स रहते हैं तो सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए करके एक टेस्ट है, इंडिया में अभी तक नहीं आया, पर ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके बॉडी में ट्यूमर कहीं पे है तो ब्लड में वो सेल सर्कुलेट होते रहते हैं। तो साथ छोटे एक ब्लड टेस्ट से भी आपको शायद पता चल सकता है कि कैंसर है या ना हो, नहीं है। तो फिर उसके अलावा बाकी स्क्रीनिंग में अगर हम स्पेशली अभी ब्रेस्ट कैंसर देखे जाए तो उसमें मैमोग्राफी है जो स्क्रीन, मतलब ऐसे चेंजेस पता कर सकते हैं जो आगे जाके कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो फिर या फिर काफ़ी सारे जेनेटिक टेस्ट आए हैं जो ये चेक करे कि आप में वो जीन डिफेक्टिव है या फिर कैंसर होने का चांस है या नहीं है, या फिर स्पेशली फैमिली में किसी को कैंसर हो तो पूरी फैमिली स्क्रीन की जा सकती है कि फैमिली में किसी को वही सेम जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक चेंजेस है जिसमें या फिर कैंसर हो सकता है। स्पेशली अगर आपको याद है हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली, उसकी मदर को कैंसर था तो उसने टेस्ट करवाया तो उसमें पता चला कि उसको भी वो जीन डिफेक्ट है, तो उसने दोनों तरफ की सर्जरी, मैस्टेक्टमी करवाई, ओवरीज निकाले। तो ये प्रिवेंटेबल रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी कहते हैं कि अगर आप वो ऑर्गन निकाल दो तो वो ऑर्गन का कैंसर होने का रिस्क अपने आप कम हो जाता है, अपने आप कम हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप कितने ऑर्गन निकालेंगे, ऐसा भी है, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो बाकी उसके अलावा जेनेटिक लेवल पे भी रिसर्च हो रहा है, स्पेशली मतलब जो जेनेटिक डिफेक्ट है तो जेनेटिक सीजरिंग जो बोलते हैं, मतलब जो डिफेक्टिव डीएनए है उसको क्रास्पर ऐसा कुछ वर्ड है उसको, जो वो डिफेक्टिव डीएनए है वो सेलुलर लेवल पे जाके उसको कट करके फिर रिपेयर करते हैं। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स भी है, काफ़ी सारा रिसर्च हो रहा है, जेनेटिक रीमॉडलिंग। हाँ, जेनेटिक रीमॉडलिंग जैसा। तो उसके या फिर कीमोथेरेपी में बोलेंगे, या फिर हर एक चीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है, रिसर्च बहुत सारा हो रहा है जिससे हम कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपके सारे जो डाउट्स थे कैंसर के बारे में, या जो इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिली हो, उसके जो कारण रहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट जो है, या उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये सारे पोर्शंस हमने डिस्कस किए हैं। लास्ट में हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें जो मिथ्स रहते हैं, जैसे कि हमारा शो का नेम ही वही है कि मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट हेल्थ, तो कैंसर के बारे में जो मिथ्स है या फैक्ट्स है वो थोड़ा सा एक राउंड में फिनिश करेंगे, ठीक है ना? क्या कैंसर कंटेजियस है? नो, कैंसर कंटेजियस नहीं है। बहुत सारे बार ऐसे सवाल पूछते हैं रिलेटिव्स कि उनको कैंसर है तो हम उनको अलग से कमरे में रखे या फिर अलग थाली में उनको खिलाए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कैंसर कंटेजियस नहीं होता है। अगर मेरी फैमिली में किसी को कैंसर नहीं है तो क्या मुझे भी हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, ऐसा नहीं है, बहुत पॉसिबल है। हाँ, अगर किसी को है तो मुझे होगा, हो भी सकता है, नहीं है हाँ, तो भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर मेरे फैमिली में किसी को नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मेरे फैमिली में है तो मुझे भी होगा, 100% नहीं है। तो हेरिडिटरी जो बोलते हैं हम, वो सिर्फ 5% कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अगर फैमिलियल है तो 5% रिस्क रहता है फैमिलियल कैंसर्स का, ठीक है। तो पर पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी रहती है।
क्या पॉजिटिव थिंकिंग से कैंसर ठीक हो सकता है? नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग से आपको हेल्प हो सकता है ट्रीटमेंट पोर्शन में। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के टाइम पे अगर जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना ट्रीटमेंट अच्छा होगा, आपका एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। पर सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ट्रीटमेंट तो नहीं होगा, क्योर नहीं होगा। किसी का डायग्नोसिस अगर कैंसर है तो क्या वो जल्दी मर जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं है। वो पहले के ज़माने में वैसा था, जो ट्रीटमेंट कैंसर इज इक्वल टू कैंसर, कैंसर मतलब कैंसर, ऐसा नहीं है। अभी जब जैसे हमने बात की कि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है और आजकल ऑल कैंसर्स आर क्यूरेबल और प्रिवेंटेबल। जैसे हमने बात की तो लगभग 50% कैंसर्स को हम प्रिवेंट ही कर सकते हैं। कैंसर हमेशा दर्दनाक होता है? नहीं, पेनफुल नहीं रहता। सिर्फ टर्मिनल स्टेजेस में पेन एक सिम्टम रह सकता है। तो इसीलिए हमको कोई भी अगर गांठ है तो कभी भी पेन नहीं रहता कैंसर में। स्पेशली अगर पेन नहीं है, गांठ में कोई भी गांठ बढ़ रही है, अगर वो पेनलेस है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो कैंसर हो। पेन है तो फिर वो कैंसर रहने का चांस बहुत कम है। कैंसर में पेन तभी होता है जब टर्मिनल स्टेजेस हो, या फिर बोन कैंसर में पेन हो सकता है। इसके अलावा कोई कैंसर में इनिशियल स्टेजेस में पेन नहीं रहता। ओल्डर पीपल्स में कैंसर ट्रीटमेंट लेना सही नहीं है यूजुअली बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो ये चीज़ है कि अगर हम जल्दी उसको डिटेक्ट करते हैं तो ट्रीटमेंट बहुत आसान है, बहुत कम ट्रीटमेंट भी लग सकता है। और आजकल इतने सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं कि आजकल बहुत अभी एक जो लंग कैंसर है जो इंडियन कॉन्टिनेंट में कॉमन है, वो एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं, जो लंग कैंसर है जो नॉन स्मोकर्स में पाया जाता है। उसको सिर्फ एक गोली अगर आप लेते हैं तो काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ एक गोली से 3-4 साल हो गए कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एज कुछ मैटर नहीं करता। अगर एज के साथ शुगर है, बीपी है, तो रिस्क बढ़ जाता है ट्रीटमेंट का, साइड इफ़ेक्ट कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस ज़्यादा रहता है। पर उसके लिए ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं करना है, डेफिनेटली कर सकते हैं। यूजुअली ये बोला जाता है कि कैंसर से ज़्यादा कैंसर का ट्रीटमेंट खतरनाक होता है। तो नहीं, पहले के ज़माने में होता था सर्जरी। अभी हमने बात की सर्जरी की, मोर रेडिएशन सर्जरीज पहले बहुत लंबे इंसिजन होते थे। आजकल लैप्रोस्कोपी आ गया है, रोबोटिक सर्जरी आ सका है, तो उसका रिकवरी टाइम कम हो चुका है। तो वो डेवलपमेंट है। तो कीमोथेरेपी, बहुत सारे नए ड्रग्स आ चुके हैं जो साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। रेडिएशन में भी पहले जो प्लानिंग रहता था वो पूरा स्किन काला हो जाता था, पर आजकल कुछ नहीं, नंबर ऑफ सिटिंग्स कम हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से सभी फील्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट में डेवलपमेंट है। तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है आजकल के। है ट्रीटमेंट, अभी ट्रीटमेंट है तो साइड इफ़ेक्ट रहने वाला है, पर आजकल बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रीटमेंट की वजह से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। जिनका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है वो किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते, ऐसा बोला जाता है? नहीं, वो सभी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो कीमोथेरेपी लेते हैं, 1-2 दिन रेस्ट लेके फिर वो जॉब को जा सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे एडवांसमेंट्स है, मेडिसिन्स अच्छे हैं जो अगर पेशेंट्स लेते हैं तो ऐसा भी है कि उनके इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है वो क्या खाते हैं। अगर न्यूट्रिशियस फूड इंटेक वगैरह अच्छा है तो डेफिनेटली वो सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं। पर अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली दे कैन डू दैट। और एक मित्र सर कि मोबाइल यूज़ करने से या मोबाइल टावर घर के नज़दीक होने से कैंसर होता है? नहीं, कैंसर रेडिएशन, ये जो टावर से रेडिएशन जो निकलता है उसकी वजह से बोलते हैं। पर ये जो टावर से रेडिएशन निकलता है ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, एकदम लो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन रहता है। इससे कैंसर नहीं होता। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है जो प्रूव करते हैं कि ये कैंसर का वजह नहीं है। लास्ट वन सर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, फ्लेवर्स, कलर्स एंड फूड एडिटिव्स जो है, क्या वो कैंसर कॉज करते हैं? नहीं, बहुत सारा रिसर्च इस पे भी हुआ है। इससे कैंसर तो नहीं होता, पर डेफिनेटली वो अनहेल्दी है। जो बेसिकली फूड कलर्स जो है, एडिटिव्स है, दे आर केमिकल्स। तो इन सम वे और द अदर वो आपके बॉडी को हार्म करेंगे। पर
कैंसर नहीं होता उसकी वजह से, बाकी सारे डिसीजेस होने का चांसेस है। चांसेस ज़्यादा ठीक रहते है, हैं। तो जितना हम हो सके उसको अवॉइड करें तो अवॉइड अच्छा करना रहेगा। है। सो ऑलमोस्ट हमने सारे मिथ्स फैक्ट्स जो थे एंड जो बेसिक हमारे सवाल थे व्यूअर्स के, उनके सारे सवालों के जवाब हमने दे दिए हैं। थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट सर। थैंक यू वेरी मच एंड गिविंग द गुड इंसाइट्स अबाउट द कैंसर। थैंक यू वेरी मच एंड फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए लाइफस्टाइल डिसीज के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।